वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 15 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ी शार्क है जो कि ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट सी में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इनका कोई डायगोनल साइकिल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दिन में आते हैं, बल्कि ये दिन और रात दोनों में ही एक्टिव आपको मिलेंगे। तीसरा ये है कि IUCN रेड लिस्ट में जो इनका स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। आपने अगर इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ा होगा तो आप अपना जवाब सोच चुके होंगे। जो सही जवाब है दैट इज़ डी। तीन के तीनों स्टेटमेंट जो ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज हाल फिलहाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम माइग्रेटरी स्पीसीज का जो एक कंपाइलेशन है लिस्ट का वो तैयार किया है CMS के तहत। वो भी अभी गुजरात के गांधीनगर में COP13 हुआ, यानी कि माइग्रेटरी स्पीसीज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, व्हाइट ओशियनिक टिप शार्क के बारे में अगर हम बात करें तो इसे ब्राउन शार्क, सिल्वर टिप शार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट सीज में मिलेंगे। ये नोटेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी काफ़ी स्टॉकी बॉडी होती है और आपको सफ़ेद रंग के उनके राउंडेड फिन्स मिलेंगे। पंखनुमा जो आकृति होती है किसी भी मछली के दोनों ओर, वो काफ़ी लंबे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और आपको थोड़ा गोलाकार आकृति में उनके फिन्स मिलेंगे। ये वैसे तो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर खाने की अधिकता है तो वहाँ पर ये आपको इकट्ठा भी दिख जाएंगे। बाकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं वो तो बात हो ही चुकी है। जो अगला प्रश्न है वो मर्कल सेल पॉलीमा वायरस के बारे में है जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है यह आपसे पूछा गया है। डिमेंशिया, कोविड-19, कैंसर या फिर इबोला। तो बताइए, आपने अपना जवाब अगर सोच लिया है, न्यूज़ में पढ़ा हुआ था, तो हम बात कर सकते हैं। देखिए, कोविड-19 के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ होगी, तो आपको पता होगा कि ये कोरोना वायरस से फैलता है। तो मर्कल सेल पॉलीमा वायरस जैसा तो कुछ आपने कोविड-19 के रेफरेंस में नहीं सुना होगा, तो ये तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर ही सकते हैं। बाकी में से आपको चुनना होगा। वैसे जो सही जवाब है दैट इज़ सी। इसकी वजह से कैंसर होता है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस बेंगलुरु ने अभी एक डायग्नोस्टिक सिस्टम डेवलप किया है जिसकी मदद से हम मर्कल सेल पॉलीमा वायरस को आसानी से ट्यूमर्स में डिटेक्ट कर पाएंगे। क्रिस्पर केस 12 टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करके ट्यूमर्स में हम इस वायरस को अगर समय से डिटेक्ट कर लेंगे तो बाद में इसके ट्रीटमेंट में भी हमें आसानी मिलेगी। अगर मर्कल सेल पॉलीमा वायरस के बारे में बात की जाए तो ये एक बहुत ही रेयर और एग्रेसिव टाइप का स्किन कैंसर कॉज करता है। इसमें देखिए ज़्यादातर लोग जो ओल्ड एज्ड हैं या फिर ज़्यादातर अगर वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रभाव में रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे लोगों में इस प्रकार के कैंसर के प्रभावी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो NAAC के बारे में है। दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट मतलब असेस करना, मूल्यांकन करना, और एक्रीडिटेशन का मतलब होता है मान्यता देना। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो ये है कि NAAC जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री के उनको सर्टिफाई करता है, लेकिन ये टेक्निकल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स को सर्टिफाई नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है, अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो बात करते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि देखिए अगर NAAC टीम है या NAAC एक काउंसिल है, तो वो अगर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को एसेस कर रहे हैं या सर्टिफाई कर रहे हैं तो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को क्यों नहीं करेंगे। तो आपके मन में ये भावना आ सकती है कि ये गलत होगा, बट ऐसा नहीं है, ये सही है। ये टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को सर्टिफाई नहीं करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरा वाला सही है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ही इस्टेब्लिश करेगी अगर ये हायर एजुकेशन से एसोसिएटेड है तो, बट ये गलत है क्योंकि इसे UGC के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपको सही मिलेगा जबकि दूसरा गलत मिलेगा। सही जवाब होगा 1 ओनली। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। बाकी UGC ने एस्टैब्लिश किया था, दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के उनको एसेस करता है, उनको मान्यता देता है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 आया था, उसी के तहत यूजीसी के द्वारा 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन एनबीए एसेस करता है, सर्टिफाई करता है, ये नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन है उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात की गई है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब 4 स्टेटमेंट है जिनमें से एक गलत होगा, 3 सही होंगे। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा बोलता है कि इसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की जाएगी ताकि वायबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तीसरा ये है कि स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 2020 से 2025 के बीच में है। और चौथा ये है कि जो भी लोन्स इसमें दिए जाएंगे उसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 2 करोड़ तक के लोन पर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको इनकरेक्ट लग रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अपना आंसर आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वो है तीसरा। ये स्कीम 2020 से 2029 तक के लिए है, ना कि केवल 25 तक के लिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा और इस लिहाज से सी ही आपका सही जवाब होगा। ये जवाब सही है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि 2020 से 2029 के बीच में है। 1 लाख करोड़ के कॉर्पस को क्रिएट किया गया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इतना लोन दिया जाएगा। मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की जाएगी वायबल प्रोजेक्ट्स के लिए। जो पैसा दिया जाएगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को, पैक्स को, एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्हें पैसा दिया जाएगा। जो भी लोन दिया जाएगा 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 2 करोड़ तक के लोन के लिए। मतलब अगर लोन समय से चुकाया जाता है तो 3% जो भी ब्याज होगा वो सरकार चुका देगी, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो सिताना धारवारेंसिस के बारे में है, जो कि कई बार मीडिया में देखा गया। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। ये डायनासोर का एक प्रकार के डायनासोर का फॉसिल है, ये अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है, ये फैन थ्रोटेड लिजार्ड की एक नई स्पीसीज है, या फिर ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक नोटेबल फीचर है। बताइए कौन सा सवाल, जो कौन सा पॉइंट है या कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट लग रहा है। थोड़ा बहुत फैक्चुअल तो है, आपने पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे। वैसे सही जवाब यहाँ पर सी है। ये एक प्रकार के फैन थ्रोटेड लिजार्ड की नई स्पीसीज है, जिसे हाल फिलहाल में नदन कर्नाटका में डिस्कवर किया गया है। अगर आप लिजार्ड को देखें तो वहाँ पर उसके नीचे आपको एक फैन नुमा आकृति दिखेगी, एक फैन दिखेगा। और जो लिजार्ड होती है वैसे तो एक सामान्य सा फैन नीचे मिलेगा, फैला हुआ उनका जो गला होगा वो थोड़ा फैला हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें जो उनका फैन होता है वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होता है। कंपैरेटिवली लार्जर थ्रोट फैन आपको यहाँ पे मिलेगा। कर्नाटका में पाई जाने वाली ये एक दूसरी प्रजाति है जिसे हाल फिलहाल में खोजा गया। इसके पहले हमने एक गेको भी वहाँ पर पाया था। गेको जो होते हैं वो छोटे लिजार्ड होते हैं जिन्हें गेको कहा जाता है। जो अगला प्रश्न है वो मीजल्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो मीजल्स होते हैं वो हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज होती है, जिससे यंग चिल्ड्रंस में पूरी दुनिया में मौतें होती हैं या वो उसका कारण होता है। दूसरा ये है कि इससे ब्लाइंडनेस, इंसेफेलाइटिस या सीवियर डायरिया होने के चांसेस होते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो यहाँ पर मीजल्स के बारे में ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज मालदीव्स और श्रीलंका को टारगेट दिया गया था 2023 तक का कि उन्हें मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करना है, लेकिन उन्होंने इसे 2020 में ही एलिमिनेट कर दिया। तो WHO के जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन या WHO सीयर है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वहाँ पर ये एलिमिनेट हो चुका है। मीजल्स की बात करें तो हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज़ है। ये जो यंग चिल्ड्रन हैं या इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि माल न्यूट्रिश जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, वो उनको ज़्यादा टारगेट करता है। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो नोज़, माउथ या फिर थ्रोट से निकलते हैं, उनसे ये फैल जाता है। ब्लाइंडनेस, इंसेफेलाइटिस या फिर सीवियर डायरिया होने के चांसेस इससे रहते हैं। जो रुबेला है उसे जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक कॉन्टेजियस डिसीज़ है। जो रुबेला का इन्फेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, उसकी वजह से मौत भी हो सकती है और एक जो कॉन्जेनिटल्स हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम CRS एक प्रकार की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जो अगला प्रश्न है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। पूछा गया है कौन पब्लिश करता है। ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताइए सही जवाब क्या है। सही जवाब अगर आपने सोच लिया है
तो सही जवाब डी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और मार्केट को एसेस करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जो करंट मार्केट कंडीशन है, जो सिस्टमैटिक इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के लिए क्या रिस्क हैं उसको भी बताते रहते हैं। जो अगला प्रश्न है वो अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में है, जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया। आपसे पूछा गया है कि ये जो इनिशिएटिव है इसमें जो टारगेट बेनिफिशियरीज हैं वो कौन है। आप स्कीम के बारे में जानते होंगे तब आप टारगेट बेनिफिशियरीज को जज कर सकते हैं। पहला है वर्कफोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं, जो हॉस्पिटैलिटी या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबरर्स और स्टूडेंट्स। तो बताइए इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम में फ़ायदा ले पाएंगे और कौन से हैं जो नहीं ले पाएंगे। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप केवल स्कीम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस मतलब उन्हें रेंट पर सस्ते मकान मिल जाएंगे, कमरे मिल जाएंगे, फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो किन्हें आवश्यकता होती है? जिन्हें आवश्यकता होती है वो बेनिफिशियरी होंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। हॉस्पिटैलिटी या फिर जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं उन्हें भी आवश्यकता होती है। लेबरर्स और स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की। तो ये सारे ही सही हो जाएंगे, आप कॉमन सेंस से भी इसे सही कर सकते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3 ऑल। हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने इस प्रकार की इनिशिएटिव को अप्रूवल दिया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का एक कंपोनेंट होगा। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होगी। अप्रोच ये होगा कि ARSCs को डेवलप किया जाएगा 25 साल के एग्रीमेंट के लिए। अगर कोई जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी लैंड पर ARSC डेवलप करते हैं तो सरकार कई तरीके के इंसेंटिव्स उन्हें देगी। अगला प्रश्न मैपिंग के ऊपर है। यहां पर आपको बताना है 4 सिटीज आपको दी गई हैं जिनको आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में सेट कर देना है। आपकी सिटीज हैं हेलसिंकी, वॉर्सा, एथेंस और बुडापेस्ट। मैच करिए नॉर्थ टू साउथ में। आपने पॉलिटिकल मैप जो कि आपको काम दिया गया था कि आप उसे देख लेंगे, देखा होगा तो आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 4 एंड 3। तो देखते हैं कहां पर है ये 1, 2, 4 एंड 3। सी विल बी द आंसर। आपको सबसे पहले हेलसिंकी मिलेगा, देन वार्सा मिलेगा, देन बुडापेस्ट मिलेगा, उसके बाद चौथे नंबर पे एथेंस मिलेगा। मैप में देखेंगे अच्छा समझ में आएगा। यहां पर देखिए फिनलैंड में आपको हेलसिंकी दिख रहा होगा, पोलैंड में वार्सा, हंगरी में बुडापेस्ट और ग्रीस में एथेंस। तो नॉर्थ टू साउथ में यही सीक्वेंस आपको मिलेगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिनको कंबाइंडली इबेरिया कहा जाता है? स्पेन एंड पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क, युगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। तो बताइए कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें इबेरिया कहा जाता है? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि स्पेन और पुर्तगाल को कंबाइंडली इबेरिया कहा जाता है बिकॉज ये इबेरियन पेनिनसुला पर हैं। जिस पेनिनसुला पे ये सिचुएटेड हैं उन्हें इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को बाल्कन कंट्री कहा जाता है बिकॉज ये बाल्कन सी के ईस्ट में है। ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो लोकेशन है ना स्पेन और पुर्तगाल की, इस पूरे पेनिनसुला को इबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला वो लैंड मास होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो स्पेन और पुर्तगाल आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। ये कोर्सेस ओनली IAS पे अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम जहाँ पर टारगेट देके आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। PSIR और सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगी। आप इन कोर्सेज को ओनली IAS का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी एक्सेस कर सकते हैं। कल की मैपिंग का जो पार्ट होगा उसमें आपको एशिया के सभी माउंटेन्स तैयार करने हैं, तो उस पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बी रेडी फॉर दैट और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।